बिहार की सियासत में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी का नाम गूंज रहा है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की जमीन पर ओवैसी की हकीकत में कितनी पैठ है। क्या वो 2020 के जादू को दोहरा पाएंगे? और सबसे अहम बात, इस बार का उनका दांव किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में पहली बड़ी दस्तक 2020 के विधानसभा चुनाव में दी थी। उस सीमांचल इलाके में जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, AIMIM ने 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में ओवैसी का परचम लहराया था। अमौर, बैसी, जोकीहाट, कोचाधामन और बहादुरगंज सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार जीते थे। सीमांचल इलाका बिहार का वो हिस्सा है जहां मुस्लिम आबादी बहुत अहम है। किशनगंज में 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुस्लिम आबादी है। यहाँ ओवैसी ने मुसलमानों की भावनाओं को समझा और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि उनकी अपनी आवाज, अपना नेतृत्व होना चाहिए। 2020 में AIMIM को बिहार में कुल 1.24% वोट मिले थे। ये संख्या कम लग सकती है, लेकिन सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने एक मजबूत पहचान जरूर बनानी थी। लेकिन 2 साल बाद ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा। 2022 में उनके 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। सिर्फ AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ही पार्टी के साथ वफादार रहे। ये बड़ी शिकस्त थी जिसने AIMIM की साख को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर अपने ही विधायकों को नहीं संभाल पाए तो पार्टी की मजबूती कहां है? इस घटना ने बिहार में AIMIM की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा दिया। तेजस्वी यादव ने तो खुलकर कहा कि उन्होंने 4 विधायकों को खरीदा था, लेकिन अख्तरुल इमान नहीं झुके। अब 2025 के चुनाव में ओवैसी और उनकी पार्टी ने बड़ा दांव खेलने का फैसला किया है। AIMIM ने ऐलान किया है कि वो करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये संख्या 2020 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, जब उन्होंने सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पहली लिस्ट में AIMIM ने 32 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये सीटें 16 जिलों में फैली हुई हैं और इन सभी में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इस बार सीमांचल के अलावा ओवैसी ने मिथिलांचल इलाके में भी उतरने का फैसला किया है। दरभंगा टाउन, जले, केवटी और बिस्फी जैसी सीटों पर भी AIMIM मैदान में है। ओवैसी की रणनीति साफ है। वो खुद को NDA और महागठबंधन दोनों से अलग एक तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। अख्तरुल इमान ने कहा है कि दोनों गठबंधनों को AIMIM की मौजूदगी का एहसास होगा। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी ने चुनाव से पहले RJD के साथ गठबंधन की पेशकश की थी। अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर कहा कि AIMIM सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, बस महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन RJD और कांग्रेस ने इस पेशकश को नजरअंदाज कर दिया। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने AIMIM के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उनकी दलील ये थी कि AIMIM BJP की B टीम है, जो सेक्युलर वोटों को बांटती है और BJP को फायदा पहुंचाती है। RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने खुलकर कहा कि ओवैसी की पार्टी ने हमेशा सेक्युलर वोट बांटने का काम किया है। कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार और BJP केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने BJP की B टीम बन करके काम किया है, BJP को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं है। ओवैसी ने बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कई विवादास्पद और मुखर बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में यादव, पासवान, ठाकुर सभी समुदायों के अपने नेता हैं, लेकिन 19% मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा था कि अगर कोई मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं कहता है तो इसमें गैर कानूनी क्या है? ये हिंसा नहीं भड़काता। उन्होंने हिजाब और बुर्के पर पाबंदियों की भी आलोचना की है। इन बयानों से ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को छूने की कोशिश की है, लेकिन विरोधी पार्टियां इसे सांप्रदायिक राजनीति बता रही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एआईएमआईएम का यह दांव किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? तो जवाब साफ है, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को। बिहार में मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से आरजेडी का मजबूत वोट बैंक रहा है। लालू प्रसाद यादव ने MY फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ से दशकों तक बिहार की राजनीति पर राज किया है। लेकिन अगर एआईएमआईएम सीमांचल और दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम वोटों को बांट देती है तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। 2020 के चुनाव में भी यही हुआ था। एआईएमआईएम ने जहां 5 सीटें जीती, वहीं कई और सीटों पर सेक्युलर वोट बंटने से आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हुआ था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उस वक्त ओवैसी को वोट कटर कहा था और आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ओवैसी का इस्तेमाल किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर लड़कर भले ही 5 से 10 सीटें जीते, लेकिन 30 से 40 सीटों पर महागठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगर किसी सीट पर आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार के जीतने का रास्ता साफ हो जाएगा। एआईएमआईएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता की है। 2022 में 4 विधायकों के भागने के बाद लोगों में यह सवाल है कि क्या एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को संभाल पाएगी? इस बार पार्टी ने इसके लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया है। सभी उम्मीदवारों को खुदा की कसम खानी होगी कि वो पार्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी उनकी राह में रुकावट है। हालांकि इस पर ओवैसी कई बार तंज कस चुके हैं। उनका कहना है कि मेरा हाल ऐसा है जैसे मैं लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। बीजेपी कुछ और कह रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं एक लैला हूं और मेरे चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। बिहार में ओवैसी का दांव दिलचस्प और खतरनाक दोनों है। उनकी पैठ सीमित है, मुख्य रूप से सीमांचल और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा एक बड़ा दावा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनका 10 सीटों से ज्यादा जीतना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन चुनावी गणित में एआईएमआईएम का असर सिर्फ जीती हुई सीटों से नहीं मापा जाएगा। जिन 30 से 40 सीटों पर वो वोट बांटेगी, वहां महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान होगा। आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात है। एनडीए के लिए ये अप्रत्यक्ष फायदे का सौदा हो सकता है। तो ओवैसी की रणनीति साफ है, मुस्लिम समुदाय में अपने आप को एकमात्र सच्चे नेता के रूप में पेश करना, आरजेडी कांग्रेस को मुस्लिम हितों के प्रति उदासीन बताना और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना। लेकिन 2022 के विधायकों के भागने की घटना और बीजेपी की बी टीम के आरोप उनके रास्ते में बड़ी चुनौती है। 6 और 11 नवंबर को जब बिहार में वोटिंग होगी, तब पता चलेगा कि ओवैसी का ये दांव कितना कामयाब होता है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की चुनावी बिसात पर ओवैसी अब एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। चाहे वो जीते या हारें, उनकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित जरूर करेगी।